दोपहर का वक्त हो रहा था। अरुण इस वक्त अपने घर में अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और तभी उसका फोन बज उठता है। वो देखता है कि दिनेश का फोन आया हुआ था। दिनेश जो कि उसका दोस्त था, जो कि अभी उसका नया नया दोस्त बना था। दिनेश अरुण से कहता है कि यार आज शाम को पार्टी करनी है। अरुण कहता है कि क्यों, कुछ खास बात है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही मूड हो रहा है और पार्टी मेरे ही घर पर होगी। तुम बस पीने का इंतजाम कर लेना, खूब शराब लेकर के आना और खाने पीने का इंतजाम मैं कर लूंगा। तेरी भाभी से कह दूंगा, तेरी भाभी कुछ अच्छा सा बना देगी। बस भाभी का नाम सुनते ही चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है अरुण की कि पार्टी जो है वो आज दिनेश के घर पर होने वाली है। मतलब कि आज उसे पूरा मौका मिलने वाला है। अब कैसा मौका दोस्तों, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब अरुण जो था वो बेसब्री से इंतजार करने वाला लगता है रात होने का, और अब रात के लगभग 8 बजे के फोन समय हो जाता है और फोन उसे फिर से आता है दिनेश का कि कहाँ हो, अब तक आए नहीं, आ जाओ। अरुण जो था वो अपने घर पर कुछ बहाना कर देता है कि कहीं जा रहा हूं तो आने में कुछ देर हो जाएगी। वो सीधे दिनेश के घर पर चला जाता है। दिनेश जो था वो उसका पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, काफी वेट कर रहा था। फिर दोनों लोग एक साथ बैठते हैं और बोतल खुलती है। पत्नी को आवाज लगाता है कोयल कोयल। उसकी दिनेश की पत्नी का नाम कोयल होता है। कोयल जो थी वो अंदर से ग्लास और कुछ खाने पीने का सामान लेकर के वहां पहुंचती है और जैसे ही कोयल को अरुण देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पल के झपकाना ही भूल जाता है और वो उसे लगातार घूर करके देखता ही रह जाता है। और उसे ऐसा करते हुए दिनेश जो था वो बड़े ही पैनी निगाहों से देख रहा था। वो आती है, सामान रखती है और वापस चली जाती है। दरवाजे तक वो छोड़ करके आता है अरुण जो है वो अपनी निगाहों से, और तब तक उसे देखते रहता है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अब दिनेश उसे कहते हैं कि अरे अरुण कहाँ खो गए। तब जैसे कि झटके से जागता है अरुण, कहता है अरे कुछ नहीं। और फिर शुरू होता है दौर पेय का। दोनों ही दोस्त बात करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, बात करते हैं और शराब पीते रहते हैं। और जो पत्नी थी वो नॉनवेज बना रही थी किचन में, जो कि दिनेश लेकर के आया था। खूब जम करके दोनों शराब पीते हैं, दोनों को फुल नशा हो जाता है। और सबसे ज्यादा नशे में तो दिनेश आ चुका था। अरुण तो अभी भी होश में था क्योंकि अरुण कम शराब पी रहा था और दिनेश लाल ज्यादा पी रहा था। और फिर उसके बाद वो खाने के लिए कुछ लेकर के आती है और दोनों लोग मिलकर के खाना खाते हैं और वापस वो पत्नी जो थी वो अंदर चली जाती है। और इधर जो ये दिनेश होता है ये अब शराब पीते पीते थोड़ा सा सैड सा हो जाता है। अब इससे पूछता है अरुण कि क्या बात हो गई, तुम इतने सैड, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या बात हो गई? कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो दिनेश कहता है यार कि तुझसे कैसे कहूँ, कहने में भी शर्म आ रही है। अरुण उससे कहता है कि अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें इतनी खूबसूरत बेबी मिली हुई है, स्वर्ग के अप्सरा से कम नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो। अब ये बात जब ये दिनेश सुनता है तो ये फूट फूट करके रोने लगता है। अरुण जब फोर्स करता है तो दिनेश अरुण से कहता है कि देखो ऐसा है कि भाभी तो तुम्हारी बहुत सुंदर मैं ले आया, मुझे बहुत किस्मत से मिल गई, लेकिन मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं तुम्हारी भाभी को खुश रह ही नहीं पाता, तेरी भाभी को संतुष्ट ही नहीं कर पाता हूँ। और ये बात को लेकर के हम दोनों के बीच में विवाद होते ही रहता है। अब मुझे डर है कि कहीं अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी भाभी जो है वो किसी और के साथ कहीं भाग ना जाए या फिर कहीं किसी के साथ कुछ कर ना ले। अरुण ये सुनकर के सन्न रह गया था। वैसे तो अरुण के मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि अरुण जो था वो बुरी नजर रखता था दिनेश के पत्नी पर पहले से। वो कहता है कि घबराओ मत, ऐसा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरुण उसके हाथ पकड़ लेता है और दिनेश से कहता है वो अरुण से कि क्या तुम मेरे लिए कुछ मदद कर सकते हो, तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अरुण कहता है कि हाँ बोलो क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है यार कि तू मेरी पत्नी को संतुष्ट कर दे। अरुण जो था ये सुनकर शॉक्ड रह गया था कि दिनेश ये क्या कर रहा है। उसके दिल में डर भी था कि कहीं दिनेश उसे जांच परख तो नहीं रहा है। वो कहता है कि यार तुम ये कैसी बातें कह रहे हो। दिनेश कहता है कि देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी के साथ समय बिताओ और तुम उसे तृप्त कर दो, तुम उसे खुश कर दो। जो मैं उसे सुख नहीं दे पाया हूँ वो तुम दे दो। अरुण तभी उसे कहता है कि लेकिन भाभी इस चीज के लिए मानेगी। तो वो कहता है कि तुम उस चीज के लिए चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगा। अब अरुण तो पहले से ही नशे में था और उसकी मन की मुराद भी पूरी हो रही थी। तो वो दिनेश से कहता है कि ठीक है यार, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन देखो ये बात कहीं खुली नहीं चाहिए वरना मेरी भी बदनामी हो जाएगी और भाभी की भी बदनामी हो जाएगी। और पहले तुम भाभी से बात कर लो, अगर भाभी इस चीज के लिए रेडी है तो ही मैं ये सब कुछ करूंगा।
तो वो कहता है कि बस तू 2 मिनट यहाँ रुक, मैं और अंदर जाकर अभी तेरी भाभी से बात करके आता हूँ। दिनेश जो था वो अंदर चला जाता है और उसके जाते ही अरुण के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है कि यार वो तो यही चाह भी रहा था काफी दिनों से, और इसी के चलते उसने दिनेश से दोस्ती भी करी थी कि कैसे भी करके वो उसके घर में एंट्री लेना चाहता था और उसकी पत्नी तक पहुंचना चाहता था और उसके बिस्तर तक पहुंचना चाहता था। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये कुछ भी इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिनेश खुद ही उसे अपनी पत्नी के बिस्तर पर ले जाकर सुला देगा। ये सब चीजें अभी सोच ही रहा होता है कि दिनेश अंदर से लौट करके वापस बाहर आता है और अरुण से कहता है कि तेरी भाभी से मैंने बात कर लिया, वो राजी है, बस तुम अब जाओ और अपना काम कर लो। और अरुण को जो था वो संकोच तो हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे पति के सामने ये करना पड़ेगा। तभी अरुण जो है वो, ये दिनेश जो था वो अरुण से ये भी कहता है कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम जो कुछ भी मेरे पत्नी के साथ करोगे वो सब कुछ मैं छुप करके देखूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि ऐसा क्या है कि तुम कर सकते हो और जो मैं नहीं कर पाता हूँ। इस तरह से आज उसके तुम तृप्त कर देना, और मुझ में क्या कमी है जो मैं उसे ऐसा नहीं कर पाता हूँ। अब अरुण कहे भी तो क्या कहे, उसे तो बस अपने काम से मतलब था। और अब उसके बाद दोस्तों जो अरुण होता है वो सीधे उस कमरे में प्रवेश कर जाता है जिस कमरे में दिनेश की पत्नी जो थी कोयल, वो वहां पर तैयार बैठी थी और इंतजार कर रही थी अरुण के। और फिर जो दिनेश होता है दोस्तों वो सीधे जाकर के खिड़की में अपनी निगाहें जो है वो टिका देता है। और फिर उसके बाद इस कमरे में, इस घर में और इस कहानी में जो कुछ भी होता है दोस्तों वो काफी हैरान और परेशान करके रख देने वाला होता है। दोस्तों पूरी कहानी जब आप सुनिएगा तो आपके होश उड़कर रह जाएंगे। कहानी में एक बहुत बड़ी सीख और सबक भी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का ही एक कस्बा पड़ता है और वहीं का रहने वाला जो होता है वो दिनेश होता है। परिवार में माँ, पिता और बड़े भाई थे। पिता जो थे वो खेती बाड़ी किसानी का काम किया करते थे और बड़ा भाई जो था वो पटवारी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी कर रहा था। और ये जो दिनेश होता है इसने इलेक्ट्रिक का काम सीख लिया था और ये अब इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, पत्नी भी आ चुकी थी। अब दिनेश लाल की जब उम्र शादी की हुई तो परिवार ने इसके लिए भी लड़की देखनी शुरू कर दी और रिश्तेदारी में ही एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम कोयल होता है। और कोयल जो थी वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और रिश्तेदारी में होने के कारण, लड़का होने अच्छा होने के कारण, अब परिवार भी अच्छा होने के कारण अब कोयल भी गरीब परिवार से थी, तो उसका विवाह जो है वो दिनेश के साथ शादी तय कर दी जाती है और उसकी शादी करके वापस ये आ भी जाता है। जब दिनेश बारात लेकर के गया था और जब जितने भी लोग बारात में गए थे और जब उसने लड़की को, दुल्हन को देखा था तो सभी के दांतों तले उंगली दब गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दिनेश को, एक सादे सिंपल से लड़के को, इस गरीब परिवार के लड़के, एक इलेक्ट्रीशियन को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल सकती है। सबको आज वो कहावत सही होती नजर आ रही थी कि अंधे के हाथ बटेर लगे, और ऐसा ही कुछ दिनेश के भी साथ हो गया था। शादी तो हो गई, कोयल जो थी वो पत्नी बनकर दिनेश के भी घर आ गई, लेकिन पूरे गांव में हर मर्द की जुबान पर बस एक ही नाम था, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म था और सब के सब बस कोयल की ही बातें कर रहे थे कि दिनेश ने क्या किस्मत पाई है कि उसे इतनी खूबसूरत ऐसी पत्नी उसने पाई है, उसके तो जीवन धन्य हो गया। अभी कुछ ही समय बीता था लेकिन कोयल जितनी सुंदर थी दिमाग से भी वो उतनी ही तेज थी और उसकी ख्वाहिशें और सपने भी बड़े थे। वो उसकी निभ नहीं पाई उसके माँ बाप और जेठ जेठानी के साथ, और घर में लड़ाई झगड़े होने लगे और अब उसके चलते वो अपने पति के अलग रहने की ख्वाहिश करने लगी। और फिर उसके बाद दिनेश जो है वो कोयल को लेकर के दूसरे किराए के मकान लेकर के रहने लगा। अब वो छोटे मोटे अपने इलेक्ट्रिक के काम किया करता है, जहां पर उसे काम मिलता वहां वो काम करने लगा था। महीने में 15-20 दिन काम मिलता था और 8-10 दिन उसे खाली ही रहना पड़ता था। इतनी कोई ज्यादा आमदनी थी नहीं, बस अभाव में ही जीवन कट रहा था, रोजी रोटी चल रही थी बस उसकी। लेकिन जो पत्नी थी वो दाल रोटी से संतुष्ट रहने वाली नहीं थी, उसे जिंदगी में सब कुछ चाहिए था। ऊपर से जब दाम्पत्य जीवन की बात आती है तो वहां पर भी ये जो दिनेश होता है ये 19 पढ़ जाता था, 20 नहीं पढ़ पाता था और ये उसे बिस्तर पर उस तरीके से खुश नहीं कर पाता था जिस तरीके की ख्वाहिश उसकी पत्नी कोयल रखती थी। और कुछ महीने तो ठीक ठाक भी थे और कुछ महीने के बाद दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगे। पत्नी जो थी वो खूब पति को सुनाया करती थी और दिनेश जो था वो सिर्फ सर झुकाए सब कुछ सुन पाता था, कुछ कह नहीं पाता था। इधर गांव में दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मदन होता है। वो बहुत सी जमीन, अच्छा खासा उसका कारोबार था, घर, रुपया पैसा, गाड़ी, सब कुछ था। उनका ही एक बेटा था जिनका नाम अरुण था। अरुण पढ़ने के लिए शहर गया था, शहर में पढ़ाई पूरी करके अब वो वापस वो गांव आ गया था और यहीं पर वो अपने पिता का कारोबार यहाँ संभाल रहा था। उसे अभी गांव आए हुए अभी 1 से 2 महीने हुए थे और जब गांव आने के बाद वो भी यारों दोस्तों में बैठने उठने लगा तो फिर लड़कों में तो बातें होती ही और चर्चाएं निकलती थी कोयल के। उसने भी सुना था कि वो बहुत ही सुंदर है, रूपमती है, गाँव
में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं। हमने तो आज तक ऐसी सुंदर लड़की देखी ही नहीं जैसी कि दिनेश लाल ने अपनी पत्नी के रूप में पाई है। अब अरुण ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो भी सोचने लगा कि यार इतनी कितनी सुंदर है, देखना तो एक बार बनता है। और एक बार अरुण जो है वो सीधे दिनेश के घर पर पहुंच जाता है। उस वक्त दिनेश जो था वो घर पर नहीं था और घर पर उस वक्त कोयल थी। और सच में जब वो कोयल को पहली नजर में देखता है तो उस पर दिल हार बैठता है। इतनी सुंदर महिला उसने भी जीवन में नहीं देखा था। ऐसा रूप, यौवन भरा बदन, चेहरा भी खूबसूरत, नाम मतलब उसका सब कुछ बेहद खूबसूरत था। दूध सा सफेद गोरा रंग, एकदम से उसे देखकर वो बावला और दीवाना हो गया था। और उसी दिन से ठान लेता है कि कुछ न कुछ तो गेम प्लान करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो चक्कर चलाना ही पड़ेगा, कैसे भी करके इसे बेडरूम तक तो मुझे पहुंचना ही होगा। उसके दिमाग में प्लानिंग चलने लगती है और वो अरुण जो है वो इस दिनेश से मिलता है, किसी काम के बहाने उसे बुलाता है, छोटा मोटा उससे काम करवा लेता है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़नी शुरू हो जाती है। अब दिनेश को तो ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो कि उसकी आर्थिक रूप से मदद कर सके। जब भी दिनेश को रुपए पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने अरुण से पैसे मांगे और अरुण उससे पैसे दे दिए और अरुण उससे पैसे भी वापस नहीं मांगता था। तो ऐसे ही एहसानों के तले दिनेश जो था वो दब चुका था। अब अरुण जो था वो रोज शाम को उसे फोन कर देता है कि फ्री है तो आ जाए, उसके साथ बैठता, उसको शराब भी पिलाता दिनेश को। अब दिनेश को फ्री की शराब भी पीने के लिए मिलने लगी थी। रुपए के पैसे की जरूरत पड़ती तो वो भी अरुण दे दिया करता था। तो अब दिनेश को सबसे अच्छा दोस्त जो था वो अरुण ही लग रहा था। लेकिन जब भी अरुण उसके घर पर जाता, किसी न किसी बहाने से उसके घर पर कुछ बैठ के पार्टी करने की बात करता है तो दिनेश किसी न किसी बहाने से इस चीज को टाल दिया करता था। क्योंकि उसकी पत्नी सुंदर थी तो वो किसी भी मर्द को घर पर नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन वो दिन था कि दिनेश ने खुद ही अरुण को फोन किया था और घर पर आने की बात कही थी और उस दिन तो अरुण की लॉटरी लग गई थी और घर में वो सब कुछ घटनाक्रम होता है दोस्तों जो कहानी की शुरुआत में आपको बताया। और अरुण जो कमरे में प्रवेश करता है तो पहले से ही पत्नी कोमल तैयार बैठी थी और इधर दिनेश जो था वो खिड़की से झांके जा रहा था। और फिर उसके बाद कमरे में अरुण जाता है और फिर उसकी पत्नी के बीच में वो सारा प्रोग्राम, जो सारा कार्यक्रम है वो होना शुरू हो जाता है। और दिनेश जो था वो सब कुछ खिड़की से देखकर मजे ले रहा था। और पत्नी भी जो थी वो थोड़ी देर बाद इतनी खुश हो जाती है कि उसकी खुशी चेहरे से, उसकी बातों से, आवाजों से पता चल गई थी। दिनेश समझ चुका था कि उसकी पत्नी जो है वो खुश हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अरुण सारा ये काम कर लेता है। उसके बाद जब अरुण बाहर आकर देखता है तो दिनेश जो है वो अंधे मुंह वहां पर पड़ा हुआ है। मतलब कि इतनी ज्यादा उसने पी ली थी कि अब वो बेहोश हो चुका था। और फिर उसके बाद अरुण उसके बाद निकल करके अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन शाम को फिर जो है वो दिनेश अरुण को फोन करता है। अरुण फोन करके बुलाता है कि चलो बाहर पीने बैठते हैं। और फिर पीने के बाद 10,000 रुपए की गड्डी निकाल करके दिनेश के हाथ में देता है। दिनेश पूछता है ये पैसे किस लिए? मैंने तो तुझसे पैसे नहीं मांगे, तो तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो वो कहता है कि बस तुम रख लो। लेकिन दिनेश पूछता है कि रख तो लूंगा, लेकिन फिर भी क्यों दे रहे हो ये तो बता दो। तो वो अरुण कहता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुझे ये पैसे दे रहा हूँ। दिनेश पूछता है कि जो कल रात को क्या हुआ? तो वो अरुण कहता है क्या तुझे नहीं पता? तो वो कहता है कि तुझे कुछ भी याद नहीं? तो कहता है, दिनेश कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं याद है। तो वो कहता है कुछ तो याद होगा। तो वो कहता है कि हाँ याद है कि हम लोग शराब पी रहे थे, खा पी रहे थे और फिर उसके बाद मुझे इतनी ज्यादा नशा हो गई कि मैं कब सो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला और आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और तुम पता नहीं कब चले गए थे। अब अरुण जो है वो अपना माथा पकड़ लेता है कि यार ये क्या बोल रहा है, अब ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या सच में इसे कुछ नहीं पता है। तो अरुण जो है वो दिनेश से कहता है कि तू सचमुच में कुछ भी पता नहीं है तो तुम पैसे रख लो, और तुम्हें नहीं कुछ पता है तो तुम घर जाकर के एक बार भाभी से बात करो और उनसे जाकर के पूछना और फिर उसके बाद मुझसे बात करना। दिनेश उठता है, पैसे रख लेता है जेब में और घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि कल रात को जो घटनाक्रम हुआ तो वो सब कुछ उसे बता देती है। ये सुनकर दिनेश सन्न हो गया था क्योंकि दिनेश ने इतना ज्यादा नशा किया था कि उसने सब कुछ ये नशे में ही किया था। हालांकि ये सब कुछ उसके दिल की बात थी, जो कुछ उसके मन में था, क्योंकि इंसान जो है वो शराब पीने के बाद वही सब कुछ करता है जो उसके अंदर भरा हुआ होता है, जो दबा हुआ होता है, और वही उबाल मार करके बाहर निकलता है शराब पीने के बाद दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इंसान जो है वो शराब पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि जो इंसान नशे में होता है वो सच बोलता है। दिनेश अपनी पत्नी को बताता है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है और उस पैसे उसे अरुण ने दिए हैं, और तब उसे ये बात पता चली है। पत्नी जैसे ही पैसे देखती है तो उसके हाथ से पैसे लेकर रख लेती है और फिर उसके बाद दिनेश से कहती है कि सुने मेरी बात ठंडे दिमाग से, और जो मैं जैसे जैसे मैं कह रही हूँ तुम बस वैसा वैसा करो। तो वो कहता है कि क्या? तो वो कहती है कि देखो अरुण जो है वो मेरा पूरी तरीके से दीवाना है, और आज से नहीं बल्कि काफी पहले से, और कल रात को जो कुछ हुआ है अब इसे तुम जो भी समझो अब वो पूरी तरीके से मेरे गिरफ्त में हो चुका है। हमें वैसे भी पैसों की बहुत जरूरत है,
हमारे जिंदगी में पैसों का बहुत अभाव है और सोचो कि अगर हम अरुण से पैसे निकलवा सके तो हम जीवन में सब कुछ निकलवा सकते हैं, पा सकते हैं। और अरुण जो है वो हमारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अब दिनेश को ये बात कुछ ना कुछ जमने लगती है और कहती है कि इस चार दीवारी के अंदर भला क्या हो रहा है ये किसी को क्या पता चलेगा, ये तो सिर्फ तुम, मैं और अरुण जानते हैं। अब दिनेश को इस चीज से आपत्ति नहीं लगती, तो वो कहती है कि इस संबंध को इसी तरह से जारी रखेंगे और अरुण से इसी तरह से हम पैसे लेते रहेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। और अब उसके बाद वो अरुण का नंबर अपनी पत्नी को दे देता है। अब उसकी पत्नी अरुण को फोन लगाती है, उससे बात करती है। अब अरुण का और दिनेश की पत्नी कोयल का फोन पर बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जब भी ये जो दिनेश होता है ये जब भी निकल करके काम पर जाया करता है तो कोयल फोन करती है, अरुण घर आ जाता है और फिर दोनों जो थे वो अपने काम में एकदम मग्न हो जाते थे। अब अरुण जो था वो कोयल को भी पैसे दिया करता था। दिनेश पैसे की डिमांड करता तो उसे भी वो पैसे दिया करता था। 2000, 5000, 10,000 इन लोगों को ऐसे पैसे देने लगा था। वो काफी धनी व्यक्ति था, उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसके बदले में उसे जो कुछ मिल रहा था, जिसके लिए पूरे गांव के लोग तड़प रहे थे, वो महिला उसे भोगने को मिल रही थी। तो उसके एवज में ये पैसा उसके लिए बहुत कम लगता था। लेकिन इधर लालच की वजह से इनकी भूख बढ़ने लगी। अब ये लोग नया गेम प्लान रचते हैं कि अब दोस्तों ये क्या करते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद जब सब कुछ इसी तरह से लगातार चलता है तो कोयल गर्भवती हो जाती है। अब इन दोनों को तो पता था कि ये बच्चा जो है वो दिनेश का नहीं बल्कि अरुण का है। अब इसे भी एक जरिया बनाते हैं पैसे ऐंठने का। ये अरुण को ब्लैकमेल करने लगते हैं। कोयल उससे फोन करके कहती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और दिनेश जो है इस बात को लेकर के हंगामा कर चुका है, वो मुझे रखने को तैयार नहीं है। अब ये पंचायत बैठाना चाहता है, तो सोचो अब क्या होगा। इसके एवज में 2 लाख रुपए अरुण से लिए जाते हैं। अरुण जो था वो 2 लाख रुपए इन्हें दे भी देता है और 2 लाख रुपए ये लोग ले लेते हैं। तो अब ये मामला जो था वो और इसी तरह से 2-3 महीने खींच जाता है। अब ये जो कोयल थी ये 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों की पैसे की डिमांड खत्म नहीं हो रही थी। ये टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी रकम, कभी 10,000, 20,000 इस तरह से ये अरुण से ले रहे थे और अरुण भी इन्हें पैसे दे रहा था। लेकिन अब अरुण को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि आखिर शायद कहीं वो फंस तो नहीं गया है। आखिर वो इन्हें पैसे दे तो कितना दे, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो बंद ही नहीं हो रही है। और अरुण को पता चल चुका था कि इस पूरे गेम में दिनेश भी शामिल है। दिनेश को भी सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 5-10 दिन के बाद एक दिन जो कोयल होती है वो अपने पति से कहती है कि काफी दिन हो गए मैं मायके नहीं गई हूँ, तो मैं एक बार मायके घूम कर आती हूँ, 2-4 दिन मैं मायके में रहकर आती हूँ तो मन भी अच्छा होगा। तो उसे उसके मायके जाने वाली बस में बैठा देता है और कोयल मायके चली जाती है। इधर 4 दिन बीत जाते हैं, 5-6 दिन बीत जाते हैं दोस्तों। अब दिनेश जो था वो फोन लगा करके अपनी पत्नी से बात तक नहीं की थी। अब 6 दिन के बाद जब दिनेश पत्नी को फोन लगाता है तो पत्नी का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। उसे चिंता होने लगती है, 2-4 बार ट्राई करता है और फिर उसके बाद वो अपने ससुर को कॉल लगाता है। ससुर से कहता है कि कोयल कहाँ है, कोयल का फोन नहीं लग रहा, उससे बात कराइए। लेकिन उधर से ससुर जो बात कहता है ये सुन करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि बात कराओ, कोयल से क्या बात कराओ, कोयल तो यहाँ आई नहीं है, वो तो वहीं है। अब ये बात कहता है कि कोयल तो यहाँ से 6 दिन पहले मायके के लिए गई थी। तो ससुर तो कहता है कि वो कोयल तो यहाँ पर आई ही नहीं है। अब दोनों ही परिवार में हड़कंप मच जाता है कि कोयल गई तो गई कहाँ। अब जाकर के कंप्लेन दर्ज कराई जाती है थाने में। पुलिस जो है वो फुल डिटेल लेती है और पुलिस जो है इस केस के तफ्तीश में जुट जाती है। जब सीडीआर खंगाला जाता है तो उसमें घर परिवार के नंबर थे, पति का नंबर था और एक नंबर ऐसा नंबर था जिसमें कोयल की लगातार बात हो रही थी और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि अरुण का था। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि गायब होने के बाद से जिस दिन वो मायके के लिए निकली थी उसके बाद से 2 दिन तक कोयल का नंबर चालू था और तीसरे दिन के बाद फोन बंद हो गया था। और जब उसकी लोकेशन निकाली जाती है दोस्तों, तो वो जो नंबर था, वो जो उसकी लोकेशन बता रही थी कि वो कोयल मायके तो गई ही नहीं, मुजफ्फरपुर शहर में ही उसका नंबर एक्टिवेट था, उसकी लोकेशन वहीं की थी और वहीं फोन वहीं बंद भी हुआ था और फिर उसके बाद से आज तक फोन ऑन नहीं हुआ था। अब पुलिस जब पूछताछ करती है अरुण के बारे में तो पता चलता है कि जो अरुण है वो दिनेश का दोस्त है। लेकिन दिनेश को शक था कि जो कुछ हुआ है शायद इसमें कहीं अरुण का तो हाथ नहीं है, लेकिन वो किससे कहे कि क्या काम कर रहे थे वो अरुण के साथ। पुलिस जब मुखबिरों के द्वारा पता लगाती है तो गांव से भी ऐसी खबरें मुखबिरों को पता चलती है कि अरुण का जो है वो दिनेश की पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहा था। अब ये भी चर्चा गांव में जो थी वो बिल्कुल आम बन चुकी थी। इनके प्रेम के प्रसंग के बारे में गांव में लगभग सभी को पता चल चुका था, क्योंकि जिस तरीके से अरुण कर रहा था और जिस तरीके से दिनेश से उसकी दोस्ती बढ़ गई थी तो जाहिर सी बात तो उनकी कुछ गतिविधियों के द्वारा लोगों को पता चल गई थी और ये चर्चा बिल्कुल आम हो गई थी कि दिनेश की पत्नी भी गर्भवती थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो दिनेश का नहीं बल्कि अरुण का था। ये गाँव में लोगों को पता था। अब पुलिस जब ये बात पता करके जब गाँव में पहुंचती है
तो पुलिस जो है वो भी अरुण को प्राइम सस्पेक्ट मानती है और उसे खंगालने की कोशिश करती है। उसके नंबर को ट्रैक किया जाता है तो ये पता चलता है कि वो जो 2 दिन घर से निकलने के बाद जो नंबर ऑन था कोयल का, वो नंबर जो है वो उस लोकेशन को जब एग्जैक्ट मैच किया जाता है तो 2 दिनों तक सेम लोकेशन पर अरुण का भी फोन एक्टिव था। और 2 दिनों के बाद इसका तो फोन स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन 2 दिन के बाद ये अरुण जो था वो उसका लोकेशन वापस गांव में दिखाने लगा था। और जब गांव में पता किया जाता है तो गांव में पुलिस को पता चलता है कि उन 2 दिनों में अरुण गांव में नहीं था। अरुण से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि काम के सिलसिले में वो शहर गया हुआ था। लेकिन जब वो पुलिस उससे पूछती है कि शहर में वो कहाँ गया था, किससे मिला था, तो फिर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है और बस पुलिस को यहीं से शक हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और थाने ला करके जब उसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो फिर पुलिस को वो काफी देर तक गोल गोल घुमाने के बाद वो टूट जाता है और फिर सच्चाई बयां करता है, जो इस तरह से निकल करके सामने आती है दोस्तों कि वो कबूल कर लेता है कि उसने कोयल की हत्या कर दी है और हत्या करके उसके शव को जंगल में जमीन में दफना दिया है और अपने 2 दोस्तों की मदद से उसने ये सारा काम किया है। उन 2 दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब जब अरुण से पूरी कहानी पूछी जाती है तो अरुण इस तरह से कहानी बताता है कि इन लोगों ने इस तरह से उसे जाल में फंसाया था, वो भी फंसा सिर्फ और सिर्फ उस महिला को भोगने के चक्कर में। लेकिन ये लोग उसके एवज में इससे इतना पैसा लेने लगे कि वो पैसा दे देकर थक चुका था, लेकिन इनकी डिमांड बंद नहीं हो रही थी। अब वो महिला जो थी वो इसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसको लेकर के भी अब उससे मोटा पैसा उससे वो लोग वसूल रहे थे और क्या पता कब इस बात का भंडाफोड़ कर देते और गांव में पूरे परिवार में उसकी कितनी ज्यादा बदनामी हो जाती। अगर ये पैसे ना देता तो ये लोग ऐसा करते ही, और ना तो उसके बदले में वो कितने पैसे ले लेते हैं। तो इसीलिए उसने सोचा कि इस कहानी को हमेशा के लिए ही खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन जब दिनेश घर पर नहीं होता है तो वो अरुण घर पर जाकर पहुंचता है और उन कोयल से जाकर मिल करके बात करता है कि देखो कोयल, ऐसा है कि तुम कब तक ऐसे टुकड़े टुकड़े में मुझसे पैसे लेते रहोगे और ऐसे भाव में जीवन जीती रहोगी। तुम्हारे पेट में तो मेरा ही बच्चा है, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, तो सीधा सीधे काम क्यों नहीं करती हो कि तुम लात मारो इस दिनेश को, छोड़ दो इस दिनेश को और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी और रानी बन करके रहोगी और तुम मेरे घर पर राज करोगी। और बस इसी लालच में कोयल फंस जाती है, वो तैयार हो जाती है, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है अरुण का और फिर इसके बाद वो बहाना करती है अपने पति से मायके जाने का। बस में निकल करके बैठती है जहां पर उसे आगे अरुण पिक कर लेता है एक कार में और फिर उसे लेकर के वो जाता है और वहां पर एक होटल में रुकते हैं और 2 दिनों तक वो होटल में उसके साथ समय बिताता है। अपने 2 दोस्तों को पहले से उसने इस गेम में शामिल कर लिया था और फिर उसके बाद कोयल को कार में घुमाने के बहाने से ले जाता है। रास्ते में दोनों दोस्त भी उसके कार में बैठे हैं। पूछती है कोयल तो वो बताती है कि बस दोस्त है, मिल गया तो चलो साथ में ही घूम लेते हैं और फिर वहीं पर गले में रस्सी डाल करके कोयल का काम तमाम कर देते हैं और फिर जंगल में ले जाने के बाद गहरा खड्डा खोद करके उसके लाश को दफना दिया जाता है। दोस्तों अरुण के कहने के मुताबिक उसकी डेड बॉडी जो है वो जंगल से बरामद कर ली जाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और फिर इन तीनों लोगों पर संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दिनेश पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से इसे न्यायालय जेल भेज देती है। दोस्तों तो इस तरह से इस लालच और हवस भरी कहानी का अंत हुआ था। दोस्तों ये क्या बात थी कि कोयल ने अपनी सुंदरता के साथ साथ इतनी गंदी लालच व्यवहार भी अपनाया। इसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली, वो भी इसे संभाल करके नहीं पाया और पत्नी भी पति से खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे संतुष्ट नहीं रख पाया। बस एक लड़के को इसीलिए फंसाती है पैसे की लालच में और वो लड़का भी उसके लालच में ऐसे इस प्रकार इसके मन में फंसा और फिर जो मन में आया वो करता गया और इस तरह से इन्होंने अपना हंसता खेलता परिवार तबाह कर लिया और वो लड़का भी सिर्फ और सिर्फ वासना के चक्कर में अपने रुपए पैसे भी गंवाए, अपनी इज्जत मान सम्मान भी गंवाए और अब जेल के सलाखों के पीछे वो जाकर के पहुंच गया है। दोस्तों लालच बुरी बला है इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। एक बार जब इंसान लालच करता है और जब उसे एक बार लालच के जरिए कोई चीज मिलने लगती है तो लालच और बढ़ता जाता है और फिर वही होता है दोस्तों कि उस दलदल में इंसान इस तरह से फंसता है कि फिर वो लाख हाथ पैर क्यों न मारे वो बाहर निकल ही नहीं पाता है और फिर अंत कुछ ऐसा ही दर्दनाक होता है। दोस्तों इसीलिए हमेशा ऐसी घटनाओं से, ऐसे गुनाहों से इंसान को बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।